Okay, so the today's lecture is about the managed ML systems and how containers are used for managed ML systems and हम managed ML systems को कैसे इस्तेमाल करते हैं, what are the managed systems। तो हमने इसे प्रीवियसली ये देखा है कि जो ML की पाइपलाइंस होती हैं उसमें उनका जो लाइफ टाइम होता है दैट इज़ वेरी लिमिटेड बिकॉज जो डाटा के पैटर्न होते हैं वो चेंजेस उसमें चेंजेस आती हैं या जो आपके कह लें कि डाटा ड्रिफ्ट वगैरह या अननोन डिस्ट्रीब्यूशन डाटा डाटा आता है। तो दैट्स वाई हमने इससे पहले ये देखा कि जो एमएल के मॉडल्स होते हैं उनका काफ़ी लिमिटेड लाइफ टाइम होता है बिकॉज दे नीड टू लर्न अबाउट द न्यू पैटर्न्स ऑफ द डाटा। सो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उसके लिए हम मल्टीपल मॉडल्स ट्रेन करते हैं। और मॉडल किस तरह ट्रेन करते हैं कि यूजिंग सम डिफरेंट पैरामीटर्स या डिफरेंट स्टैकिंग एल्गोरिदम्स या इंसेंबल लर्निंग या उनको कंबाइन करके। सो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा जो फिर एक ओवरऑल जो मॉडल बनता है दैट इज लर्निंग अबाउट द न्यू पैटर्न्स ऑफ द डाटा। तो एमएल की पाइपलाइंस के अंदर एमएल की पाइपलाइंस को हम किसी भी टाइम पे ट्रिगर कर सकते हैं यूजिंग द डाटा कोड और पैरामीटर चेंज। और उसको हम किसी भी लूप के अंदर एग्जीक्यूट करवा सकते होते हैं। तो एमएल की पाइपलाइन जैसे जैसे पहले कोर्स में हमने देखी कि उसमें कुछ डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, हम उन कंपोनेंट्स को कंटेनराइज कर लेते होते हैं सो दैट कि हमारे पास कंसिस्टेंट वो पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि चार स्टेजेस है। इन चार स्टेजेस की हम लेट्स सपोज 4 कंटेनर्स बना रहे हैं और हर कंटेनर के अंदर डिफरेंट सॉर्ट ऑफ टास्क परफॉर्म हो रहे हैं। हम इसके अंदर फिर कंटेनर्स के अंदर भी आपके पास कुछ माइक्रो सर्विसेज हैं, कुछ उसका फीचर स्टोर है, कुछ मॉडल के आर्टिफैक्ट्स वगैरह है। तो जैसे लेट्स सपोज हमारे पास पहली स्टेज जो है दैट इज अबाउट द इंजेक्शन। तो उसमें भी हमारे पास 3 माइक्रो सर्विसेज हैं, जैसे ETL की है या स्ट्रीमिंग ट्रांजेक्शन को उनकी अपडेट्स देखनी है या स्क्रैप करना रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट से। फिर उसके बाद डाटा प्रिपरेशन प्रिपरेशन की स्टेज आती है, प्री प्रोसेसिंग की, जिसमें हम डाटा की प्रिपरेशन वगैरह बेस फीचर्स को लोड करना, डिराइव फीचर्स में से निकालना। देन उसके अलावा फिर ट्रेनिंग की स्टेज आती है। तो ट्रेनिंग में डिफरेंट मॉडल्स हम लोग ट्रेन करते हैं। अ, यहाँ पे वही बात आती है कि जैसे लास्ट टाइम हमने एक बात की थी कि हम कंटिन्यूअल लर्निंग को इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। देन उसके अलावा जैसे अभी बात की कि हम स्टैकिंग वगैरह को या इंसेंबल को यूज़ कर सकते हैं सो दैट कि आपके पास वो ट्रिगर हो सके किसी भी टाइम पे। देन हमारे पास लास्ट जो स्टेज आती है दैट इज अबाउट द सर्विंग ऑफ द मॉडल। तो जो हमने एक से प्रीवियस लेक्चर देखा था कि जिसमें हम मॉडल की डिप्लॉयमेंट के लिए रेडी करते हैं तो उधर हम कुछ एस्पेक्ट्स कंसिडर करते हैं। जैसे लास्ट टाइम हमने एक OCR का एस्पेक्ट कंसिडर किया था और उस OCR के एस्पेक्ट को हमने डिप्लॉय किया था यूजिंग सम क्लाउड प्लेटफॉर्म या यूजिंग सम मैंने आपको कहा था मोबाइल प्लेटफॉर्म, मोबाइल फोन पे। तो उधर हमारी जो डिप्लॉयमेंट कंसिडरेशंस होती है वो फिर हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास। तो इधर हम कुछ स्टेप्स को कंसिडर करते हैं रियल लाइफ के कि आपके पास जो ML की पाइपलाइंस हैं वो इन एडिशनल स्टेप्स को इंकॉर्पोरेट कर सकें सो दैट कि आपके पास ओवरऑल हम एक प्रोडक्शन लेवल पाइपलाइन को बिल्ड कर सकें फॉर रियल वर्ल्ड कंसिडरेशंस। देन इसके अलावा अगर बात करें हर स्टेज के ऊपर क्या कुछ होता है तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि लेट्स सपोज स्टोरेज या जेशन की जो स्टेज होती है उसमें फिर हम डाटा सोर्सेस जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं इंजेक्शन के फ्लो के अंदर। जैसे हमारे पास उनके लिए फिर हम डिफरेंट डाटा बेसिस यूज़ कर रहे हैं, डाटा प्रोसेसिंग की टेक्नोलॉजीज डिफरेंट यूज़ कर रहे हैं, ट्रेनिंग के अंदर भी सर्विंग के अंदर भी। सो दैट कि हमारे पास जो हायर कॉम्प्लेक्सिटीज है और डाटा के सिंक्रोनाइजेशन की चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम किया जा सके। ठीक है। तो ये हमारे पास इंजेक्शन के अंदर डिपेंड करेगा डाटा की क्वालिटी, डाटा की नेचर के ऊपर, डाटा के कह लें कि टाइप के ऊपर। देन उसके बाद भी हमारे पास डाटा एक्सप्लोरेशन और प्रिपरेशन की स्टेज आती है कि जिसमें हम फीचर इंजीनियरिंग
करते हैं, या उससे पहले अगर बात करें तो जो भी हमारे पास डाटा आ रहा होता है फ्रॉम एनी सोर्स, उसको फिर हम उसका हिस्टोरिकल एनालिसिस वगैरह करते हैं। देन उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग और देन ये फीचर रिजेक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं। देन ट्रेनिंग की बात करें तो ट्रेनिंग के अंदर हमारी अ, जो एमएल की पाइपलाइन होती है वो या तो हम मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर उसको हम ट्रिगर भी कर सकते हैं। ट्रिगर आप कुछ पैरामीटर्स की बेस के ऊपर भी कर सकते हो, कुछ इनपुट डाटा फीचर्स की चीज़ के ऊपर भी, या आप यहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट के ऊपर भी ट्रिगर कर सकते हो। तो इस दर जो हमारे पास एमएल की पाइपलाइन बिल्ड होती है उसके अंदर कोशिश ये की जाती है कि हम माइक्रो सर्विसेज कंटेनर्स के जरिए या सर्वरलेस फंक्शंस के जरिए उसको बिल्ड करें। और इस पाइपलाइन को यूजली हम कुबरनेटीज के ऊपर बिल्ड करते होते हैं, ठीक है। देन इसके अलावा हम यहाँ पे जो भी इसके इनपुट्स होती हैं उनको ट्रैक करते हैं। जैसे आपके पास कोड है, पैकेजेस है, डिपेंडेंसीज है, डाटा है, पैरामीटर्स है, इनको ट्रैक करते हैं। और उसके ये इसके इनपुट्स होंगे, देन आउटपुट्स को ट्रैक करेंगे कि उसके लॉग्स किस तरह से है। देन उसमें मेट्रिसेस कौन कौन सी सर्व हो रही हैं, करंट मेट्रिक्स की वैल्यूज क्या है, फीचर्स क्या है, आर्टिफैक्ट्स क्या है। ये हम हर स्टेप के ऊपर इसकी इनपुट और आउटपुट को ट्रैक करते होते हैं ताकि आपके पास हर जो स्टेप है वो आपके पास रिप्रोड्यूस हो सके, या हम जो एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट आ रहे हैं उनको एक्सप्लेन कर सके। और उसके अलावा जैसे लेट सपोज हम डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द मॉडल को लेके चल रहे हैं तो फिर हम हर मॉडल के वर्जन्स भी अपने पास रखते हैं थ्रू आउट द पाइपलाइन। तो इसके लिए हम फिर डिफरेंट ऑटोमेशन की टेक्निक्स जैसे सीआई की है या सीडी की है वो टेक्निक्स यूज करते हैं सो दैट कि आपके पास वो ट्रिगर हो सके, वो पाइपलाइन इनिशिएट किया जा सके। देन अगर बात करें ओवरऑल मॉडल डेवलपमेंट और ट्रेनिंग की, तो इसमें हम अभी जो बात की कि हमारे पास मल्टी स्टेज पाइपलाइन भी हो सकती है जिसमें हम हर स्टेज को भी मॉनिटर करते हैं। देन अगर एग्जीक्यूशन की बात करें तो इस फिगर के अंदर हम ये देख रहे हैं कि ओवरऑल हमारे पास जो एग्जीक्यूशन ट्रैकिंग होगी उसको हम व्यू कर सकते हैं कि जिसमें आपके पास जो इनपुट्स है, इनपुट्स के अंदर बहुत सी चीज़ें इंक्लूड हो सकती हैं जैसे पैरामीटर्स है, सिस्टम डिफाइंड टैग्स हो सकते हैं, कुछ हिडन क्रेडेंशियल्स हो सकते हैं, या आपके डाटा ऑब्जेक्ट्स वगैरह ये हो सकते हैं, ये आपकी इनपुट्स होंगी। और जो आपकी आउटपुट्स होंगी, अच्छा बाय द वे, इनपुट के बाद जो ये चीज़ है दैट इज द एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा? जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास? जी, एनीवन फ्रॉम द क्लास कोई बता सकता है कि इनपुट्स तो मैंने आपको डिफाइन कर दी, ये एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट ये क्या होगा? ये ऐसा ना हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, इसके अलावा कुछ, हार्डवेयर के अलावा? एक्चुअल में एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट है क्या? वो तो रिसोर्सेज के अंदर हार्डवेयर आ गया। एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर एक्चुअल में हमारा वो मॉडल है और उसका रन टाइम और उसके पैकेजेस वगैरह और उसका कोड वगैरह, वो है आपके सारा एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर। यस, सॉर्ट ऑफ पाइपलाइन जो आपकी वो सर्विंग वाली पूरी पाइपलाइन, वो हम कह सकते हैं। यस बिल्कुल, वो कह सकते हैं। वो आपका एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर होगा जिसका आपने पूरी उस पाइपलाइन को एक्चुअली पैकेज किया हुआ होगा। देन आउटपुट की बात करें, आउटपुट के अंदर आपके डिफरेंट ऑपरेशंस के रिजल्ट्स वगैरह हो सकते हैं। जैसे आपके पास जैसे आपके पास मेट्रिसेस के रिजल्ट्स हैं, इन टर्म्स ऑफ मेट्रिसेस हैं, लॉग्स हैं। देन उसके अलावा आपके पास डिफरेंट डाटा ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं जो कि आप स्टोर करवाओ, ठीक है। तो इस सारे के अंदर जो ट्रैकिंग होगी उसके अंदर हम ये करेंगे कि कोड के वर्जन्स वगैरह अपने पास रिकॉर्ड करेंगे, पैकेजेस कौन कौन से यूज किए हैं, रन टाइम इन्वायरमेंट क्या था, पैरामीटर्स क्या थे, रिसोर्सेज कौन से यूटिलाइज हुए,
कोड की प्रोफाइलिंग और ये सारा कुछ जो ऑपरेशंस है। तो हम जब प्रोडक्शन लेवल पे बात करते हैं कि जब हम एक्चुअल में इनपुट दे रहे होते हैं पाइपलाइन को, और एक आपके पास आउटपुट आ रही होती है, तो उस टाइम पे जब वो पाइपलाइन एग्जीक्यूट हो रही होती है तो उसको हम इन इन एस्पेक्ट्स की बेस के ऊपर ट्रैक कर रहे होते हैं। कोर्स के अंदर आगे जब हम देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमारे पास ये जो पाइपलाइन होती है, ये आपके पास उसको मॉनिटर हम कैसे करते हैं, उसमें लॉग्स कैसे जनरेट होते हैं और उन लॉग्स को कैसे विजुलाइज कर सकते हैं। तो ये वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि हम मॉनिटर कर रहे होते हैं किसी भी पाइपलाइन की, सो दैट कि आपको पता चले कि आपकी पाइपलाइन सही एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं, या उसमें कोई इश्यूज है। देन हमारे पास जब हम मॉडल को प्रोडक्शन पे लेकर आते हैं तो उसमें हमने मॉडल की टेस्टिंग के वक्त रियल वर्ल्ड के कुछ एस्पेक्ट्स को लाजमी कंसिडर करना होता है, अलॉन्ग विद जो हमारे से पहले जो टेस्टिंग के आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कोर्स के अंदर डिफरेंट टेस्टिंग के टूल्स वगैरह मेथड्स यूज़ किए होंगे। उनके साथ साथ हमने डिफरेंट जो रियल वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं या रियल वर्ल्ड के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कंसिडर करना होता है। जैसे हम लोग डेटा क्वालिटी टेस्ट परफॉर्म करते हैं। डेटा क्वालिटी टेस्ट का मतलब ये होता है कि हम जो हमने डाटा सेट यूज़ किया फॉर ट्रेनिंग उसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो, उसमें कोई बाइस वगैरह कैरी ना हो। ठीक है, अगर बाइस कैरी होगा तो फिर क्या होगा, फिर इशू क्या आ सकता है? अगर आपके डाटा के अंदर बाइस होगा तो फिर क्या हो सकता है, फिर इशू क्या कर हो सकता है पाइपलाइन के अंदर? अनबाइस्ड रिजल्ट देगा। सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई। अनबाइस्ड रिजल्ट देगा सर। कैसे मतलब? जैसे कि अगर जेंडर की बेसिस में अगर उसने मतलब डेटा अगर गलत दिया हुआ है तो वो मतलब लाइक वो मेल को फीमेल को लाइक वो करेगा, बायसनेस देगा। ओके, और कोई इसके अलावा? एक पर्टिकुलर क्लास को ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी या हर दफ़ा उसी को प्रेफर करें? जी बिल्कुल ऐसी है आपके पास, इनएक्यूरेट रिजल्ट होगा या फेयरनेस नहीं होगी आपके पास। बिल्कुल ऐसी है, आपके पास एक क्लास को ज़्यादा वो वेटेज देगा। तो इस वजह से आपके पास हम ये कह सकते हैं कि आपकी स्क्यूनेस आ जाएगी आउटकम्स के अंदर। ठीक है, तो डेटा क्वालिटी के टेस्ट किए जाते हैं, देन उसके अलावा मॉडल परफॉर्मेंस के टेस्ट किए जाते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपकी जो मॉडल की परफॉर्मेंस है वो एक्चुअल में एक्यूरेट रिजल्ट दे रही है या नहीं दे रही है। ठीक है, देन उसके अलावा ये तो हो गया हमारे पास कुछ, इससे पहले भी हम ये चैलेंज टेस्ट वगैरह परफॉर्म करते हैं। देन आता है थर्ड एस्पेक्ट, दैट इज ऑफ सर्विंग एप्लीकेशन टेस्ट। सर्विंग एप्लीकेशन टेस्ट के अंदर हम लोग ये करते हैं कि जो मॉडल डिप्लॉय किया है अलॉन्ग विद डाटा प्री और पोस्ट स्टेजेस प्रोसेसिंग की, वो रोबस्ट हो और वो एडुकेट परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहा हो, इन टर्म्स ऑफ स्केलेबल भी हो। ठीक है, और वो हैंडल कर रहा हो आपके पास यूज़र की इनपुट्स को। देन आता है पाइपलाइन के टेस्ट। पाइपलाइन के टेस्ट के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि जो हमने पाइपलाइन डेवलप की है वो डिफरेंट एक्सेप्शंस को अ, किस तरह से हैंडल कर रही है। उसमें हम ऑटोमेशन को अगर इंट्रोड्यूस करते हैं तो जो ऑटोमेटेड हमारी पाइपलाइन है वो एक्सेप्शंस को हैंडल कैसे कर रही है, और क्या वो डिजायर्ड लेवल पे स्केलेबल बना भी रही है उस पाइपलाइन को या नहीं, क्योंकि हमने उसको ऑटोमेटेड किया है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ टेस्ट होते हैं जो कि हम लाजमी करते हैं ताकि आपका जो एक सॉर्ट ऑफ कंटेनराइज्ड मॉडल है वो आपके पास प्रोडक्शन लेवल पे चैलेंजेस को ओवरकम कर सके। अच्छा, देन बात करते हैं मैनेज एमएल सिस्टम्स की। मैनेज एमएल सिस्टम हम ये कह सकते हैं कि ये वो होते हैं कि जो हम ज़्यादातर क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं, या बिल्ड किए जाते हैं एमएल सिस्टम्स को हम यूजिंग क्लाउड, सो दैट कि हम ऑटोमेट कर सकें, ऑटोमेशन प्रोवाइड कर सकें, ऑप्टिमाइज कर सकें उस एमएल सिस्टम को, और आपके पास पूरा जो एमएल का वर्क फ्लो है इसको मैनेज किया जा सके। इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, वो इसमें ज़रूरत पड़ती है ताकि आपके पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटीज़ है उनको हाइड किया जा सके और फोकस किया जा सके ज़्यादातर मॉडल डेवलपमेंट, बेटर मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर, बजाय इसके कि हम रिसोर्सेज को मैनेज करें। ठीक है,
तो इसकी एग्जांपल जो हम लोग ज़्यादातर लेते हैं दैट इज़ ऑफ गूगल क्लाउड एआई प्लेटफॉर्म या सेज मेकर को हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं फॉर एडब्ल्यूएस, और उसके अलावा एजोर का एमएल स्टूडियो। कोर्स के अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे दैट विल बी एडब्ल्यूएस सेज मेकर, जो कि आपके पास एक ऑल इन वन सोल्यूशन है फ्रॉम द एडब्ल्यूएस। अच्छा, तो एमएल सिस्टम्स जो कि जिसको हमने कहा कि एमएच मैनेज एमएल सिस्टम होंगे, उसके अंदर कंटेनर्स का क्या रोल होगा। तो हमने ये कहा था कि देखिए कंटेनर्स एक्चुअल में सारी वो माइक्रो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कोर आइडिया है कि जिसमें हमने एब्स्ट्रैक्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्सिटीज़ को, और ज़्यादातर हमने फोकस करना है मॉडल डेवलपमेंट के ऊपर बजाय इसके कि हम रिसोर्सेज को मैनेज कैसे करें। तो उसके अंदर जो कंटेनर्स है वो एक्चुअल में उस सारे सिस्टम की बिल्डिंग ब्लॉक है। उसी के ऊपर हमने ये पूरा एमएल का सिस्टम बिल्ड किया हुआ, मैनेज एमएल सिस्टम। कि कंटेनर अगर नहीं होंगे तो फिर हम जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कॉम्प्लेक्सिटीज है या डिपेंडेंसीज है उनको कैसे एब्स्ट्रैक्ट करेंगे। वो कहते हैं कंटेनर के अंदर हम ऐसे ही करते हैं कि आपके पास एक वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर कंटेनराइज कर देते हैं, पैकेज कर देते हैं उस सारे मॉड्यूल को या उस सारे कोड को, सो दैट कि आपके पास जो अंडरलाइन कॉम्प्लेक्सिटीज है वो हाइड हो जाए। तो विदाउट कंटेनराइजेशन हमारे पास एक मैनेज एमएल सिस्टम को बिल्ड करना वो काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग होगा। और जो जैसे टेक्नोलॉजीज सेज मेकर है या एजोर एमएल स्टूडियो, इसको यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा। क्योंकि वो भी माइक्रो सर्विस ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है। तो दैट्स वाई हमारे पास जो कंटेनर्स होते हैं वो एक सॉर्ट ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक होता है फॉर हमारे मैनेज एमएल सिस्टम्स। जी, यहाँ पे किसी का कोई सवाल है तो पूछ लें। ओके, तो हमारे पास मैनेज एमएल सिस्टम के अंदर एक ओवरऑल अगर बात करें, एक उसका फिगर किस तरह से होती है, आर्किटेक्चर किस तरह से होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये सॉर्ट ऑफ मैनेज एमएल सिस्टम है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हम बहुत सी चीज़ों को कह लें कि माइक्रो सर्विसेज की बेस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये एक एक्चुअल में AWS SageMaker का प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं, कि जिसमें आप देख रहे हो कि हम S3 बकेट को यूज़ कर रहे हैं फॉर ट्रेनिंग डेटा भी और मॉडल आर्टिफैक्ट्स को भी। मॉडल आर्टिफैक्ट्स क्या होंगे यहाँ पे? जी, एनीवन कोई बता सकता है मॉडल आर्टिफैक्ट्स क्या होंगे? सर वेट्स होंगे मॉडल के। यस, वेरिएट्स हो सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। तो सबसे पहले हमारे पास आप देख रहे हो कि ये ट्रेनिंग डाटा है। ट्रेनिंग डाटा को हमने लोड किया है, और आपके पास हमारे पास एक हेल्पर कोड था, और देन उसके अलावा ट्रेनिंग कोड था। आपके पास कंप्यूट इंस्टेंसेस के ऊपर आपने लोड किया। देन वहाँ पे आपके पास ट्रेन हो रहा है जी, मॉडल कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पैरामीटर वगैरह बिल्कुल ऐसे ही है। देन आप ये देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास दिस वन EC2 का कोड इमेज यूज़ किया जा रहा है, जहाँ पे जो ट्रेनिंग डाटा का कोड इमेज है और इन्फ्रेंस का जो कोड इमेज है वो वहाँ पे रिजाइड कर रहा है। वो इस वजह से बिकॉज आपके पास ये अलाउ करता है आपके पास क्रिएट करना इमेजेस की, जो कि कंटिन्यूसली इंटीग्रेट भी कर सकेंगे और कंटिन्यूसली डिलीवर भी कर सकेंगे। दैट्स वाई हमारे पास जो ट्रेनिंग कोड इमेज है और जो इन्फ्रेंस कोड इमेज है वो ज़्यादातर EC2 के हम लोग इंस्टेंसेस के ऊपर लिव करते होते हैं, सो दैट कि आप कंटिन्यूसली इंटीग्रेट भी कर सको और कंटिन्यूसली डिप्लॉय भी कर सको। देन उसके अलावा डिप्लॉयमेंट की होस्टिंग प्लेटफॉर्म वगैरह के लिए हेल्पर कोड होगा, इंफ्रेंस कोड होगा। देन उसके बेस के ऊपर फिर हमारे एंड पॉइंट्स आप बिल्ड करोगे। एंड पॉइंट्स बिल्ड करने के बाद क्लाइंट को इंटरेक्ट से करोगे। तो जो आप हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि जहाँ पे हम सेज मेकर को यूज़ कर रहे होंगे, सो दैट कि आपके पास इस तरह के ML सिस्टम्स को बिल्ड किया जा सके कि जहाँ पे आपके पास प्रॉब्लम्स जैसे डाटा ड्रिफ्ट है या फीचर स्टोर वगैरह को कैटलाइज करना है, या नए मॉडल के लिए कोई सुटेबल कैंडिडेट फाइंड करना है या नया मॉडल फाइंड करना है,
सो और या आपने एवेलुएट करना है कस्टमर के जो नीड्स हैं उनको। तो इन सारे चैलेंजेस के लिए हम लोग फिर सेज मेकर को यूज़ करते हैं। सेज मेकर एक्चुअल में एक सॉर्ट ऑफ कह लो कि ओवरऑल इन सारे प्रॉब्लम्स को प्रोवाइड करने के लिए एक मैनेज एमएल सिस्टम है, जहाँ पे हम बहुत सी माइक्रो सर्विसेज को यूज़ करते होते हैं। और ये एक्चुअल में एक सॉर्ट ऑफ हेल्पर, सॉरी कनेक्टिंग हेल्पर्स होते हैं, जहाँ पे आपके पास आप बहुत से टूल्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो सीमलेसली।